नमस्कार दोस्तों। आज से लगभग 4500 साल पहले इजिप्ट में ऐसा अजूबा बनाया गया जो आज तक भी लोगों को हैरान कर देता है। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा 147 मीटर की हाइट पर इंसानों के द्वारा बनाई गई ये सबसे ऊंची चीज़ थी। करीब 4000 साल पहले इतने भारी भरकम पत्थर इसे बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए थे कि इस पूरे पिरामिड का वज़न 6 मिलियन टन बताया जाता है। इसे आप कंपेयर करिए आज की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा से, जिसका वज़न 5 लाख टन है। इस पिरामिड का जो नीचे का भाग है वो 13 एकड़ में फैला हुआ है, जो लगभग 16 फुटबॉल के मैदानों जितना बड़ा है। इस पिरामिड को बनाने में 23 लाख पत्थर के ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया था, जिनका वज़न करीब 5 अरब 21 करोड़ किलोग्राम है। इन पत्थरों में लाइमस्टोन और ग्रेनाइट शामिल हैं। इस पिरामिड को बनाने में इस्तेमाल किए गए पत्थरों का वज़न 2 टन से लेकर 30 टन और कुछ पत्थरों का वज़न तो 45,000 किलो तक है। इसमें सबसे हैरानी की बात तो ये है कि आज के समय में भी किसी क्रेन से मैक्सिमम 20,000 किलो तक का ही वज़न उठाया जा सकता है, तो उस समय 45,000 किलो वज़न का पत्थर कैसे उठाकर लाया गया होगा। सबसे हैरान करने वाली चीज़ तो ये है कि इसे बनाया कैसे गया, क्योंकि उस ज़माने में लोगों के पास कोई क्रेन नहीं थी, कोई बुलडोजर नहीं थे, कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं थी, यहाँ तक कि उनके पास व्हील्स यानी पहिए भी नहीं हुआ करते थे। लेकिन फिर भी इन लोगों ने ऐसा मॉन्यूमेंट बनाया जो आज के दिन तक खड़ा है। सोच कर देखिए, 4500 साल तक कोई बिल्डिंग बनी रहे, इतनी जलती गर्मी में तूफान आए, बारिश आई, वेदरिंग हुई। दुनिया में इतनी बड़ी पुरानी चीज़ कोई नहीं है जो आज तक सरवाइव कर पाई। तो आखिर कैसे हो पाया ये सब? तो आइए समझते हैं दोस्तों इस पिरामिड का रहस्य आज के इस वीडियो में। दोस्तों, इतिहास में हम जितना पीछे जाते हैं उतना ही मुश्किल होता जाता है सोर्स और पता लगा पाना, एग्जैक्टली क्या हुआ था, कैसे हुआ था और कब हुआ था। तो अनुमान लगाया जाता है कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा को बनाया गया था साल 2560 BC में फ़ैरो खुफू के द्वारा। ये एंशिएंट इजिप्ट में जो राजा महाराजा होते थे उन्हें हम फ़ैरो कहकर पुकारते हैं। फ़ैरो खुफू के बारे में बात करें तो हम इस राजा के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, बस इतना जानते हैं कि ये सेकंड राजा थे 4th डायनेस्टी ऑफ द ओल्ड किंगडम ऑफ इजिप्ट के। एग्जैक्टली कितने सालों तक इन्होंने राज किया तो इसके बारे में काफ़ी चर्चा होती है। हिस्टोरियन कुछ एस्टिमेट लगाते हैं, कुछ कहते हैं 23 साल, कुछ कहते हैं 63 साल और कुछ कहते हैं 34 साल इन्होंने राज किया। प्राचीन मिस्र में फिरौन को दैवीय या अर्धदैवीय व्यक्ति माना जाता था, जो राजनीतिक और धार्मिक दोनों तरह के नेताओं के रूप में कार्य करते थे। खुफू पुराने साम्राज्य काल के दौरान 4th डायनेस्टी का एक प्राचीन मिस्र का फिरौन था। उन्हें प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में से एक गीज़ा के महान पिरामिड के निर्माण का काम सौंपने के लिए जाना जाता है। माना जाता है कि महान पिरामिड को खुफू के मकबरे के रूप में बनाया गया था। हालांकि इसके निर्माण और उद्देश्य के कुछ पहलुओं पर स्कॉलर्स के बीच में आज भी बहस जारी है। ये पिरामिड नील नदी के किनारे लोकेटेड है, उसके वेस्ट बैंक पर, और आप फोटो और वीडियो में देखोगे तो आपको दिखेगा ये एक इकलौता पिरामिड नहीं है। इस जैसे ही दिखने वाले 2 और पिरामिड दिखते हैं, सेम जगह पर बनाए गए हैं। इन तीनों में सबसे ऊंचा है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, जिसे पिरामिड ऑफ खुफू भी कहते हैं। इससे छोटा है पिरामिड ऑफ खाफरे, जो सेकंड लार्जेस्ट पिरामिड है इजिप्ट में। कहा जाता है खुफू के बेटे खाफरे ने इसे बनाया। तीसरा सबसे छोटा पिरामिड है इनमें से द पिरामिड ऑफ मैनकौर। बताया जाता है खाफरे के बेटे ने इसे बनाया। उस ज़माने में बनाए गए ये इकलौते मॉन्यूमेंट नहीं है। इसके अलावा है द ग्रेट इन्फिनिक्स, कई और बरियल टूम्स और छोटे पिरामिड्स। टोटल में बताया जाता है 118 पिरामिड हैं, अलग अलग शेप्स और साइज के। इनमें से कई पिरामिड वेदरिंग की वजह से टूटकर मलबा हो चुके हैं, बहुत कम अच्छी कंडीशन में बचे हैं, और शायद सबसे अच्छे से वेल प्रिजर्व्ड यही 3 पिरामिड हैं, स्पेशली द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। क्या कारण था इन्हें बनाने के पीछे? वही कारण जो बहुत से और एंशिएंट मॉन्यूमेंट को बनाने के पीछे कारण था। इन्हें एक मकबरे के तौर पर बनाया गया था। ये एक टूम है, इनके फ़ैरो को यहाँ पर दफनाया गया है पिरामिड के अंदर। बात क्या है दोस्तों कि एंशिएंट इजिप्शियन आफ्टर लाइफ में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि मरने के बाद ज़िंदगी समाप्त नहीं होती है, बल्कि मौत के बाद हमारी आत्मा अंडरवर्ल्ड में जाती है, जहाँ पर भगवान हमारी आत्मा को जज करते हैं। जिन लोगों ने अच्छा किया है वो हमेशा के लिए ज़िंदा रहते हैं इस आफ्टर लाइफ में, और इस आफ्टर लाइफ के लिए प्रिपेयर करने के लिए
जब इनके राजा, इनके फ़ाराओ जिंदा थे तो ये अपने लिए टूम्ब बनवाते थे, अपने लिए बहुत सा खाना, खजाना, कपड़े, ज्वेलरी, फर्नीचर, ये सारी चीज़ें अपने लिए पिरामिड में रखते थे कि आफ्टर लाइफ ये सारी चीज़ें काम आएंगी। तो इनके मरने के बाद इनकी बॉडी को ममीफाइड किया जाता था और वुडन या स्टोन कॉफिन में दफना कर रख दिया जाता था। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये हमें कैसे पता चला कि पिरामिड को इन्हीं चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता था। इसके दो बड़े कारण हैं दोस्तों। पहला तो ये है कि इस जैसे ही और पिरामिड, पुराने पिरामिड पर हमें लेख लिखे हुए मिले हैं, इस जैसे ही कॉफिन पर और ऐसे ही पिरामिड के अंदर टेक्स्ट लिखे हुए मिले हैं जहाँ पर बता रखा गया है कि ये लोग क्या करते थे। दूसरा, मेजॉरिटी ऐसा हिस्टोरिकल हमने जो पिरामिड पाए हैं इजिप्ट और सूडान के देशों में, उन्हें टूम्ब के रूप में ही इस्तेमाल किया गया। लेकिन क्योंकि स्पेसिफिकली ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा के अंदर, अपने अंदर इस पिरामिड के अंदर कोई सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं मिला है इन चीज़ों का, तो लोग अपनी अल्टरनेटिव थ्योरी बनाते हैं। इस ग्रेट पिरामिड के अंदर जब आर्कियोलॉजिस्ट गए तो सिर्फ 3 रेलिक्स मिले और एक खाली ताबूत मिला। ये ताबूत माना जाता है खुफू का था और बाकी जो खजाना और ज्वेलरी इसके आसपास होनी चाहिए थी, तो ऐसा अजूम किया जाता है कि इतने सालों में कोई उसे लूट कर लेकर चला गया। जो लोग डिसएग्री करते हैं इन चीज़ों से, वो अपनी अलग ही थ्योरी बनाते हैं और जो बड़ी ही अजीबो गरीब होती है। एक बड़ी ही पॉपुलर थ्योरी सुनने में आती है कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा एक पावर प्लांट था जिससे बिजली जनरेट हो सकती थी। जो लोग इसे मानते हैं वो कहते हैं कि एंशिएंट इजिप्ट के लोग बड़े ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड थे, ऑलरेडी बिजली बनाना सीख चुके थे। इसके एविडेंस के तौर पर क्या दिखाया जाता है कि कुछ पुराने ज़माने के इनके आर्ट वर्क दिखाए जाते हैं। पुराने मंदिरों की दीवारों पर कुछ इस तरह के आर्ट वर्क दिखाए गए जिनको देखकर कुछ लोग कॉन्क्लूड करते हैं कि यहाँ पर लाइट बल्ब बना कर रखा गया है इन लोगों ने। तो लाइट बल्ब इन लोगों ने पहले ही इन्वेंट कर लिया था, बाद में पता नहीं क्या हुआ इसका। तो इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तभी बनाई जाती है जब सब्सटेंशियल एविडेंस किसी भी चीज़ को लेकर नहीं होता है। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इतनी अजीबोगरीब होती है कि इसका दूर दूर तक लॉजिक से कोई भी नाता नहीं होता है। अगर लाइट बल्ब एग्जिस्ट करता एंशिएंट इजिप्ट के ज़मानों में, तो इसका कोई एविडेंस क्यों नहीं मिला। असल में ये आर्ट वर्क इजिप्शियन माइथोलॉजी की स्टोरी बताता है। ऐसी ही एक थ्योरी बताई जाती है कि पिरामिड अनाज को स्टोर करने के लिए एक ग्रेनरी थी, एक अनाज का बड़ा सा भंडार गृह था। इस थ्योरी को प्रपोज किया था अमेरिकन पॉलिटिशियन ब्रेन कार्सन ने साल 1998 में। उनके अकॉर्डिंग ये उनकी पर्सनल थ्योरी है कि पिरामिड को एक्चुअली में जीसस क्राइस्ट के फादर ने बनाया था। अब यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाने के पीछे जो कि पॉलिटिशियन के द्वारा रिलीजियस अपीजमेंट का यूज़ किया गया। प्रेजेंट टाइम पर हिस्टोरियन सहमत हैं इस बात पर कि ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा को मकबरे के रूप में बनाया गया था। उस समय के लोगों का मानना था कि जितना आलीशान मकबरा होगा, जितना ज़्यादा हम खाना, खजाना, कपड़े वगैरह, खाने की चीज़ें, जेवरात वगैरह, कपड़े आदि रखेंगे, उतनी ही ज़्यादा अच्छी बीतेगी हमारी राजा की आफ्टर लाइफ। लेकिन अब आते हैं कि सबसे बड़े सवाल पर कि इस पिरामिड को बनाया कैसे गया। सही मायने में देखा जाए तो यही सबसे मिस्टीरियस चीज़ है। इन पिरामिड्स के बारे में उस ज़माने के लोगों ने कैसे 147 मीटर ऊंची इमारत खड़ी कर दी जिसे इतने बड़े बड़े पत्थरों से बनाया गया है कि इन पत्थरों को अपने आप में वज़न 2.5 टन से लेकर 80 टन के बीच में है। हर पत्थर को इतने बारीक तरीके से काटा गया है जब कोई उस समय टूल मौजूद नहीं था इन्हें काटने के लिए। इन पत्थरों को एक के ऊपर एक लगाकर कैसे रखा गया जब ये लोग पहियों का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। ये सब इन लोगों ने कर दिखाया 20 साल के अंदर। 20 साल ही दोस्तों बताया जाता है टाइम स्पैन, जितना समय लगा इस ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा को बनाने में। एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी यहाँ पर लोगों के बीच में बनती है कि अक्सर फिल्मों में दिखाया जाता है कि इन पिरामिड्स को बनाते समय स्लेव लेबर का इस्तेमाल किया गया था। बड़े ही गरीब लोग यहाँ पर मजबूरी में काम करने लगे दिन रात। उनको हंटर से मारा पीटा जाता था, उनको भूखा रखा जाता था और काम कराया जाता था।
काफ़ी समय तक लोगों को यही लगता था कि पिरामिड को स्लेव्स लेबरों ने बनाया था। 5th सेंचुरी BC में ग्रीक में रहने वाले एक हिस्टोरियन थे जिनका नाम था हेरोडोट्स। उन्होंने ही इस थ्योरी को सजेस्ट किया था कि स्लेव्स ने ही इस पिरामिड्स को बनाया था। लेकिन आज के समय में हम जानते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जो लोग इस पिरामिड को बनाने का काम कर रहे थे वो हाईली स्किल्ड लेबर्स थे। उनको भूखा रखकर मारा पीटा नहीं जाता था, बल्कि उनको अच्छे से खाना खिलाया जाता था। उनको इतने अच्छे से खिलाया पिलाया जाता था कि इजिप्ट के सामान्य नागरिकों से वे काफ़ी हट्टे कट्टे और वेलफेड लोग थे। ये लोग शहरों में रहते थे, कंस्ट्रक्शन साइट के पास। इसके अलावा अलग अलग सीजन में उन्हें अलग अलग कम्युनिटी के लोगों से सपोर्ट मिलता था। जैसे कि किसान लोग जब खेतों में काम नहीं कर रहे होते थे तो अपने फ्री टाइम में कंस्ट्रक्शन में हाथ बटा देते थे। एक तरीके से पूरे राज्य में रहने वाले लोगों में बड़े ही यूनाइटेड थे इस नेशनल प्रोजेक्ट के सक्सेस को लेकर। वो अपने राज्य में बहुत विश्वास करते थे। टोटल में देखा जाए तो करीब 20 से 30 हज़ार वर्कर्स लगे इसके कंस्ट्रक्शन में, जिन्होंने 10-10 घंटे काम किया इस ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा को बनाने में। कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बात की जाए तो करीब 5.5 मिलियन टन लाइमस्टोन, 8,000 टन ग्रेनाइट और 5 लाख टन मोर्टार यानी गारे का इस्तेमाल किया गया था। ज़्यादातर पत्थर आए थे आसपास के एरिया से, ज़्यादा से ज़्यादा ये दूर से आए थे तो सदर्न इजिप्ट के एरिया से, जो करीब 800 किलोमीटर दूर था। अब सवाल ये आता है कि इन पत्थरों को काटा कैसे जाता था। कॉपर उस समय में सबसे कॉमन मटेरियल था जिसका इस्तेमाल किया जाता था पत्थरों को काटने के लिए। जो टूल्स बनते थे वो कॉपर से ही बनते थे। जो ज़्यादा हार्ड पत्थर होते थे यानी ग्रेनाइट के, उन्हें ये तोड़ते थे डोलेराइट का इस्तेमाल करके। कुछ तरीके काफ़ी यूनिक होते थे इनके, जैसे कि पत्थरों के अंदर ये क्रैक्स या होल्स को ढूंढते थे और हथौड़े से उनके अंदर वुड के वेजेस को डाल देते थे जो पानी के अंदर सोक किए गए रहते थे। जैसे वो पत्थर पानी को एब्जॉर्व करता, ये वेजेस और एक्सपेंड हो जाता और वो पत्थर टूट जाता था। एक बड़ा सवाल और कि इन पत्थरों को मूव कैसे किया जाता था, क्योंकि उस समय इनके पास कोई व्हील्स कार्ट नहीं हुआ करती थी कि नीचे पहिया लगाया और खींच कर लेकर चले गए। इसके लिए एक थ्योरी ये है कि ये राफ्ट सी बनाते थे, राफ्ट सी जो नदी पर तैरती थी। उसके बाद जब पत्थर पिरामिड पर आ जाता था तो ये पत्थरों को एक के ऊपर एक रखने के लिए स्लेजेस यानी बिना पहियों की गाड़ी का इस्तेमाल करते थे गीली मिट्टी में। एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है जो 2014 में पता चली और इस थ्योरी का आधार है जेहू तीहो टेप के टूम्ब से। ये टूम्ब काफ़ी बात का है, करीब 1900 BC का। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि करीब 170 लोग एक स्टैचू को खींच कर लेकर जा रहे हैं एक स्लेज पर और रस्सियों का इस्तेमाल कर रहे हैं इतनी भारी चीज़ को खींचने के लिए। इस पेंटिंग को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कैसे एक आदमी स्टैचू के सामने से पानी गिरा रहा है। शुरू में आर्कियोलॉजिस्ट को लगा कि यह कोई पूजा पाठ या रिचुअल का हिस्सा होगा या कोई ट्रेडिशन होगा, लेकिन जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस चीज़ को टेस्ट किया तो उन्हें पता चला कि जब रेत में सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर को ऐड कर दिया जाता है तो रेत का फ्रिक्शन कम हो जाता है और किसी भी चीज़ को खींचना बहुत ही आसान हो जाता है। और इसी का प्रयोग करके इन्होंने भारी भरकम पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने में इस्तेमाल किया होगा। अब सवाल यह आता है कि इन्होंने पत्थरों को तो एक जगह से दूसरी जगह पर चलो मान लिया इस आइडिया से शिफ्ट किया होगा, लेकिन अब बात ये आती है इन्होंने इतने भारी भरकम पत्थरों को एक के ऊपर एक कैसे रखा होगा। इतने भारी पत्थरों को कैसे उठाया जाए बिना मशीनों का इस्तेमाल किए। एक तरीका था वह ये लोग पुली का इस्तेमाल करते, पुली का इस्तेमाल करके पत्थरों को उठाया जा सकता था। लेकिन आपको हमने पहले ही बताया कि व्हील्स उस दौर में इजिप्ट में 4th डायनेस्टी के दौरान एग्जिस्ट नहीं करता था, एग्जिस्ट करता था लेकिन इसका इस्तेमाल पोटरी में होता था। तो इसका जवाब है कि इन्होंने रैम्प का इस्तेमाल किया होगा। साल 2015 में इंग्लिश और फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट ने 4500 साल पुराना एक वुडन रैंप अनकवर किया एक खदान यानी क्वेरी से। आर्कियोलॉजिस्ट ने सजेस्ट किया कि एक स्लोप था ग्राउंड से लेकर टॉप तक और
उसके अगल बगल में डंडे लगा दिए जाते थे और फिर रस्सी के सहारे से उन पत्थरों के ब्लॉक्स को ऊपर की तरफ खींचा जाता था। इस थ्योरी को सजेस्ट किया था फिजिसिस्ट जोसेफ वेस्ट ने साल 2014 में। उन्होंने बताया कि पिरामिड का हर एक स्लोप कंप्लीट करने के बाद इन्होंने एक नया स्लोप बनाया होगा और इस स्लोप में बहुत ज़्यादा झुकाव ना आए और इसका एंगल ज़्यादा ना हो, इसके लिए ये लोग इस स्लोप को बहुत पीछे तक ले गए होंगे। इसके अलावा एक थ्योरी और सजेस्ट की जाती है कि इन्होंने लीवर्स का इस्तेमाल किया होगा पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह रखने के लिए। लीवर बेसिकली एक मिडिल पॉइंट से पॉइंट ले लिया जिसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा हो और इसके ऊपर एक डंडा लगा दिया और पीछे वाले डंडे पर वज़न डाला और फिर डंडे को घुमाकर उसे सामान को रिप्लेस कर दिया। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि इस तरीके का इस्तेमाल इजिप्ट में बहुत पहले से ही किया जाता था, जिसे सैडूफ कहते थे, का इस्तेमाल इजिप्ट में हज़ारों सालों से किया जाता रहा है। इस मैकेनिज़्म का उसे यह लोग नील नदी के पानी निकालने के लिए इस्तेमाल करते थे, अपने खेतों को इरिगेट करने के लिए। यह दोनों थ्योरी सुनने में काफ़ी सही लगती है, लेकिन यहाँ दिक्कत ये आती है कि कंस्ट्रक्शन टाइम को लेकर। हम जानते हैं कि इजिप्ट के पिरामिड का काम 20 साल में पूरा कर लिया गया था। अब 20,000 लोग एक एक करके अगर पत्थर को इस तरीके से यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे तो हर 3 मिनट में एक एक पत्थर यहाँ पर प्लेस हो जाना चाहिए, साल के हर एक दिन, जो कि सुनने में बहुत ही अनलाइकली लगता है कि उन्होंने कितनी स्पीड से कैसे काम किया होगा। एग्जैक्टली यही रीज़न है दोस्तों, आज के दिन तक भी यह एक मिस्ट्री है। यह दोनों थ्योरी सुनने में ठीक लगती है, लेकिन यह सही से एक्सप्लेन नहीं करती कि एग्जैक्टली क्या हुआ होगा। पिरामिड के जो शुरुआती लेयर्स हैं उन्हें बिना किसी गारे या सीमेंट के, बिना किसी के प्लेस किया गया था, लेकिन जो ऊपर की लेयर है उसमें मोर्टार का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ती है स्ट्रक्चर की। यही कारण है कि इतने सालों में कई भूकंप आए, अर्थक्वेक्स आए, फिर भी यह ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा आज तक खड़ा है। वैसे इसके मोर्टार के बारे में भी एक मिस्ट्री है। साइंटिस्ट इसकी केमिस्ट्री तो समझ गए हैं, लेकिन इसको दोबारा बना नहीं पाए हैं। पिरामिड की जो बाहरी लेयर थी वो एक फाइन वाइट लाइमस्टोन से बनी थी, जिसका मतलब कि जब सनलाइट इस पर पड़ती थी तो ये शाइन करती होगी, तो यह पिरामिड चमकते होंगे। बस यही एक चीज़ है जो इतने सालों में समाप्त हो गई। यह लेयर खुफू और मेनकोय के पिरामिड से गायब हो गई है, लेकिन खाफरे के पिरामिड में ऊपर की तरफ ये लेयर थोड़ी बहुत दिखती है। इसको आप इमेज में देख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन के बाद अब हम पिरामिड के डिज़ाइन पर आते हैं, तो यह भी बड़ी फैसिनेटिंग चीज़ है। पिरामिड को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि इसके चारों डायरेक्शन, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट डायरेक्शन एग्जैक्टली पॉइंट कर रही है। एक यहाँ पर बहुत ही छोटी सी एरर है, 1/15 ऑफ 1 डिग्री का यहाँ पर एरर है, जो कि बहुत थोड़ा एरर होता है। यही मान लीजिए कि बाद बड़े ही एग्जैक्ट तरीके से ये चारों डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, तो कैसे हुआ होगा ये? क्योंकि उस समय में कोई भी जीपीएस टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं होते थे, कोई भी कंपास नहीं होते थे। इस पे फिर से रिसर्चर्स ने थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करी है कि इजिप्शियंस ने इतने हाई लेवल ऑफ प्रिसीजन कैसे अचीव किया। इसके लिए एक थ्योरी बताई जाती है कि ऑटम इक्विनॉक्स की। जब धरती का टेंट इस तरीके से हो जाता है कि दिन और रात एग्जैक्टली इक्वल हो जाते हैं, ज़मीन पर पड़ने वाली शैडो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होती है, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन की। अगर इजिप्शियन ने इस मेथड का यूज़ किया तो जो डिग्री ऑफ एरर उनकी कैलकुलेशन में आई, वही डिग्री ऑफ एरर उस शैडो में भी होती है, ऑटम इक्विनॉक्स की में होती है। दूसरी थ्योरी आती है कॉन्स्टेलेशन को लेकर। आसमान में जो तारे होते हैं उनको देखकर इजिप्शियन ने अपने डिज़ाइन को ऐलान किया होगा। 1989 में रॉबर्ट बॉवल, एक ऑथर और इजिप्टियोलॉजिस्ट इंथुजियास्ट, उन्होंने अपने ओरियन कोरिलेशन थ्योरी बनाई। उन्होंने बताया
कि जो ओरियन बेल्ट के 3 तारों के हिसाब से जो 3 पिरामिड हैं वो स्ट्रेट लाइन में अलाइन करते हैं। उनका कहना है कि अलाइनमेंट इंटरनेशनल थी और एंशिएंट इजिप्शियन जानते थे कि एस्ट्रोनॉमी के बारे में। वह तारों को रात में ट्रैक करते थे और उन्हें स्टडी करते थे और उसके अकॉर्डिंग सर्टेन अलग अलग क्रॉप्स को अलग अलग टाइम पर हार्वेस्ट करते थे। ये विचार इतनी बार उछला है कि प्राचीन मिस्र के कई प्रशंसक इसे सच मान लेते हैं और सतही तौर पर यह संभव लगता है। प्राचीन मिस्र के लोग रात के आकाश पर बारीकी से नज़र रखते थे। वे नक्षत्रों का अध्ययन करते थे और सितारों की गति का उपयोग करके यह निर्णय लेते थे कि कब फसल बोनी है, कब कटाई करनी है। लेकिन इस बात पर लंबे समय से बहस चल रही है कि क्या पिरामिड वास्तव में किसी विशेष सितारों के समूह के साथ अलाइन करते हैं। लेकिन पिरामिड 2500 ईसा पूर्व के आसपास के दशकों में बनाए गए थे। उस अवधि के दौरान जिसे प्राचीन मिस्र का पुराना साम्राज्य कहा जाता है, इसलिए रात के आकाश के साथ उसका कोई भी खगोलीय अलाइनमेंट लगभग 4500 ईयर्स पहले आकाश के स्वरूप से मेल खाता होगा। लेकिन अब वो अलाइनमेंट ख़त्म हो चुका है आज के आकाश के हिसाब से। एक थ्योरी और बताई जाती है कि मिस्र के पिरामिड के निर्माण में एंशिएंट एलियन शामिल हैं। ये निरंतर पेचीदा सिद्धांत रहा है। आइए इसके फैक्ट्स के बारे में पता लगाते हैं। एंशिएंट एलियन थ्योरी से पता चलता है कि मिस्र के पिरामिडों का निर्माण बाहरी सहायता या मार्गदर्शन से किया गया था। ये थ्योरी यह मानती है कि पिरामिड केवल फिरौन के लिए कब्रें नहीं थीं, बल्कि बिजली संयंत्र या ऊर्जा जनरेटर थे। थ्योरी कई बिंदुओं पर आधारित है। चित्रलिपि का अभाव। महान पिरामिड की दीवारों में कोई चित्रलिपि नहीं है, जो अन्य मिस्र की संरचनाओं की तुलना में असामान्य है। शिलालेखों की इस कमी से कुछ लोगों को यह अनुमान लगाने के लिए प्रेरित किया कि पिरामिड का उपयोग कब्र या मंदिर के रूप में नहीं किया गया था। ऊर्जा उत्पादन। सिद्धांत के कुछ समर्थकों का मानना है कि पिरामिड ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए डिजाइन किए गए थे। क्रिस्टोफर डन, एक इंजीनियर, सुझाव देते हैं कि पिरामिड भू यांत्रिक उपकरण थे जो पृथ्वी की ऊर्जा को विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा में परिवर्तित करते थे। उनका प्रस्ताव है यह प्रक्रिया नील नदी के पानी को पिरामिड के आधार तक खींचने से शुरू हुई, जिसका उपयोग तब ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया गया था। रेड ग्रेनाइट। पिरामिडों में रेड ग्रेनाइट का उपयोग उल्लेखनीय है। इस प्रकार का पत्थर स्थानीय रूप से नहीं पाया जाता है, बल्कि असवान से आता है जो 1000 किलोमीटर दूर है। इससे कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि पिरामिडों का निर्माण बाहरी लोगों की सहायता से किया गया था, क्योंकि प्राचीन मिस्रवासियों के पास इतनी लंबी दूरी तक इतने भारी पत्थरों को ले जाने की तकनीक नहीं थी। ओबेलिस्क। मिस्र में पाए जाने वाले ओबेलिस्क के बारे में कुछ लोगों का मानना है कि उन्हें स्वर्ग से ऊर्जा आकर्षित करने के लिए डिजाइन किया गया था। वे क्वार्ट्ज यानी बालू से बने थे, जिनमें पॉजी इलेक्ट्रिक गुण होते हैं, जिससे इन्हें दबाने पर बिजली उत्पन्न होती है। ओबेलिस्क को प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले धातु मिस्र धातु इलेक्ट्रम से ढका गया था, जिसका उपयोग प्लाज्मा विद्युत आवेशित कणों को आकर्षित करने के लिए किया जा सकता है। प्रिसीजन इंजीनियरिंग। जिस सटीकता के साथ पिरामिड बनाए गए थे वह उल्लेखनीय है। ब्लॉक अविश्वसनीय सटीकता के साथ एक साथ फिट होते हैं और जोड़ों को एक रहस्यमय सीमेंट से भरा जाता था, जिसे अभी तक दोबारा नहीं बनाया जा सका है। सटीकता के इस स्तर को इस बात के प्रमाण के रूप में देखा जाता है कि पिरामिड उन्नत तकनीक से बनाए गए थे, संभवतः बाहरी लोगों के द्वारा। हालांकि ये बातें दिलचस्प हैं, लेकिन वैज्ञानिक समुदाय का अधिकांश हिस्सा प्राचीन एलियंस के सिद्धांत को खारिज करता है और पिरामिड के निर्माण का श्रेय प्राचीन मिस्रवासियों की सरलता और कौशल को देता है। अगर हम एलियन के द्वारा पिरामिड के बने होने के सिद्धांत को सच मान लेते हैं, तो इसका मतलब हम यह नहीं मान रहे हैं कि मनुष्य कभी इतना इंटेलिजेंट था कि वह इस तरह के स्ट्रक्चर्स को बना सके। मेरा मानना है कि पिरामिड का निर्माण मनुष्यों द्वारा ही किया गया था, कि कभी आदमी का दिमाग इतना विकसित था कि उन्होंने ऐसे स्ट्रक्चर का निर्माण कर दिया जो आज के मनुष्यों के लिए एक पहेली से कम नहीं है।
यह स्ट्रक्चर हमें इस बारे में बताता है कि मनुष्य के दिमाग की क्षमता का लेवल क्या से क्या हो सकता है। अगर हम अपने दिमाग को संतुलित कर सकें तो हम सुपर कंप्यूटर को भी मात दे सकते हैं, जैसा कि एंशिएंट इजिप्शियन ने किया, और वह हमारे लिए एक पहेली बनाकर छोड़ गए इस स्ट्रक्चर को। इसी विचार के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।